तो ये बताइए कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में सारी दलित पार्टियां क्या मिल करके 273 लोकसभा की सीट जीत लेंगी? चलिए 173 जीत लेंगी, चलिए 73 जीत लेंगी, चलिए 13 जीत लेंगी। अगर इसकी संभावना कम है तो आप कैसे हुक्मरान बनने जा रहे हैं? जब भारत का दलित मिडिल क्लास घट करके इतना छोटा रह जाएगा तो दलित की ताकत क्या रहेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। देश दुनिया से लगातार यहाँ पर साहित्य को पढ़ने वाले, समझने वाले और उसकी सच्चाई को अपनी लेखनी में और अपने वाचन में उजागर करने वाले यहाँ पर कई साहित्य प्रेमी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं इस समय बैठा हुआ हूँ बुद्धम पब्लिशर जो जयपुर से आते हैं, डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब का है। तो और एक तरफ मेरे साथ हैं चंद्रभान प्रसाद जी, देश दुनिया उन्हें जानती हैं, चिंतक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं। उन्हें सिर्फ दलित चिंतक तक ना छोड़ें, क्योंकि दलित चिंतक एक छोटा सा सेगमेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि समाज के हर बिंदु पर और ख़ासतौर पर कैपिटलिज्म पर और जो दलित वंचित समाज है और जो वंचित समाज है उसको किस तरह से एक उद्योगपति बनाए, उसे पैसा वाला बनाए और एक एम्पावर बनाए, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और अपनी लेखनी से हम सबको एक नया दिशा भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। लगातार हमने आपको सुना और आपकी जो बोलने की जो है अदा है और उसको सुनकर हमारे अंदर भी सब्जेक्ट्स आते हैं कि किस तरह से हमें और बेहतर काम करना होगा। अभी इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि राजनीति के ऊपर सीधा सवाल, जो इस समय देश के अंदर दलित राजनीति है, वंचित समाज की राजनीति है और ख़ासतौर पे जो पिछड़ा राजनीति है, उसमें फिर भी थोड़े से कुछ आइकॉन से नेता दिखते हैं, लेकिन दलित राजनीति बहुत हाशिए पर है और पैरालाइज हो चुकी है। क्या मानते हैं आप? मैं आप से बिल्कुल सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आजकल दलित बस्तियों में मुख्य धारा की पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं जाते हैं। और वो ये कहते हैं इनका वोट तो फिक्स है और इनके पास जाने से क्या फ़ायदा। तो दलित राजनीति तो हासिले पर आ ही गई है, दलित समाज हासिले पर आ गया है। बिल्कुल, दलित समाज अब हासिले पर आ गया है और मुझे लगता है दलितों का गोल्डन एज अब जा रहा है। जी हाँ। कैसे लगता है, क्या हमारी राजनीति में हम इतने आगे नहीं बढ़ पाए या और क्षेत्रों में नहीं बढ़ पाए? देखिए, जो दलित मिडिल क्लास है वह पब्लिक सेक्टर से निकला है। बिल्कुल। आईएएस बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन दर्जन भर आईएएस होते हैं, बाकी आईपीएस हैं, इनकम टैक्स वाले वगैरह। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर 300-350 है, इसमें तो हजारों हजार दलित 3 लाख रुपए महीने की नौकरी वाले हैं। क्या आप इधर बीच में कुछ वर्षों के बीच में इसमें कोई विज्ञापन निकलते देखा है? तो इसका मतलब यह है कि अगर पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक सिकुड़ेंगे या ख़त्म होंगे तो इसका मतलब दलित मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा और डेवलप नहीं हो पाएगा। हाँ, और मेरी चिंता यह है कि 2030 तक आते आते हर सेकंड दलित अफसरों के घर में बेटियां अनब्याही रह जाएंगी। क्योंकि अफसर अब जब नहीं बन रहे हैं तो सरकारी चाहिए, उन्हें सरकारी अफसर चाहिए। बिल्कुल है। ONGC में चाहिए, भारत पेट्रोलियम का अफसर चाहिए, इंजीनियर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चाहिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चाहिए, जिनकी तनख्वाह हो सकता है 4.5-5 लाख बन रही हो अगर 30 साल की सर्विस है तो जब इसमें हजारों हजार की संख्या में जो अफसर दलित जा रहे थे बन के, बैंक में मैनेजर बन रहे थे, जब यह बंद हो जाएगा
तो अपने घर की अपनी बेटियों की के रिश्ते कहाँ मिलेंगे इनको? कहाँ मिलेंगे जो उन्होंने सोचा है कि सरकारी होना चाहिए। हाँ, इसके बावजूद भी कितने संघर्षों के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। जहाँ दलित घरों में चमन्नी नहीं होती थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हजारों हजार दलित मैनेजर और बाबू बने, बैंक कैशियर बने। हमारे घर के, हम कक्षा 7 या 8 में रहे होंगे, एक दलित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी अभी बना था वो कैशियर हो गया। इतनी बड़ी खबर फैल गई कि अरे एक दलित, उस समय दलित तो नहीं कहते थे लोग, चमार जो है कैश का मालिक हो गया है। इतना बड़ा बक्सा लेके बैठता है और जो भी पैसा बैंक से लेने आते हैं, कूपन मिलता है, वहाँ जाते हैं, चाहे ठाकुर साहब हो चाहे पंडित जी हो, सबको वही गिन के पैसा देता है। तो एक हमारे कॉलेज के लोग, स्कूल के लोग देखने का प्लान किया। मैंने कहा मुझे भी ले लीजिए। तो बड़ी मुश्किल से माने तो हम लोग स्कूल घंटी छोड़ करके गए लंच के समय कि एक दलित कैश का मालिक हो गया, मालिक बनाए, उसको देखने के लिए गए हम लोग। तो अब दलित समाज से के बीच कैशलेसनेस दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। दलित जो मिडिल क्लास है, तो पर फिर भी दलित समाज को अभी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। क्यों एहसास क्यों नहीं हो रहा है? खासतौर पे मुगालते में है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो मिडिल क्लास है वो एक खुमारी के अंदर है कि उसके पास पैसा आ गया है और वो खुद क्रांति नहीं चाहता, लेकिन पड़ोस में क्रांति चाहता है, पड़ोसी करे क्रांति। दलित मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि उनके पास इतना पैसा हो गया है, तो अब जिस पोजीशन में वो आए हैं इसकी पोजीशंस और बढ़ें। केंद्र सरकार माल बनाए जिसमें दलितों का प्रोडक्ट बिके, या केंद्र सरकार दलितों की बनाई हुई चीज़ें खरीदे, जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब ने शुरू किया था। जैसे अमेरिका में ब्लैक लोगों के प्रोडक्ट्स को अमेरिकी सरकार और प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। बजाय इस तरह के ड्रीम उगने के, उनको लगता है हमारे पास इतना पैसा हो गया है, ये ख़त्म नहीं होगा कभी। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जमींदारी एबोलिशन के बाद राजस्थान में तो और भी बड़े बड़े जमींदार थे, उन जमींदारों का आज क्या हुआ। 2 जनरेशन के भीतर अब उन्हीं जमींदार परिवारों से लोग एटीएम के गार्ड बन रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं। तो अगर ये पब्लिक सेक्टर चला गया और दलित इसको बचाने की मांग नहीं कर रहा है, तो इसका फ्यूचर 2050 तक एकदम डूब जाने वाला है। जो 50 साल के अंदर जो एम्पावर आया, यानी कि मैं खुद कहता हूँ देश भाषा में कि भले ही देश को आज़ादी मिले 75-76 साल हो गए, लेकिन दलितों को आज़ादी लगभग 50 साल को। मेरे फादर लगभग 40-45 साल पहले वो नौकरी, वो भी बैंकर थे, सीनियर मैनेजर थे। उससे कि हम जो पूरे 5-6 भाई पढ़े लिखे और अपने आप में अलवर की सबसे पोस्ट कॉलोनी में हमारा मकान है, और हम सब प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई बैंकर बना, कोई जर्नलिस्ट बना। अच्छी बात है कि आप जर्नलिज्म में पीएचडी किए। हाँ, जर्नलिज्म में मैंने पीएचडी करी और आज मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है। डेफिनेटली सर, एक राजस्थान में एक पहला मैं स्कॉलर हूँ दलित अपने आप में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर जब राजनीति पर हम आते हैं, राजस्थान के साथ साथ जब मैं यूपी गया, जब कवर करने गया, तो जो दलितों की जो पार्टियां हैं खास तौर पे, उनकी कोई मुखर आवाज़ नहीं है, वो सरेंडर हो चुकी हैं। तो क्या ये अपने आप में, मैंने वही पहला सवाल आपसे किया कि कहीं ना कहीं लखवा तो नहीं हो गया है जो हमारे जो वोटर्स को, अब वो जाए तो अगर कहाँ जाए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप यहीं देख लीजिए, पूरा जो है ट्रेड फेयर घूम लीजिए, बुक फेयर जी, और ये अपने दलित समाज की एक किताब की मशहूर दुकान है, बिल्कुल बगल में गौतम साहब की है, बिल्कुल है, सम्यक साहब की है, दलित दस्तक है। क्या आपने दलित दस्तक अशोक साहब की है, क्या कोई ऐसी किताब आपने देखा जिसका टाइटल हो दलित अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से, बिल्कुल, या अंबेडकर का अर्थशास्त्र क्या है? मात्र एक यह
जगह है कौड़ी से करोड़पति की किताब, डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब ने लिखा है। और मेरी जहाँ तक समझ है 30,000 कापियाँ बिक गई हैं। बिल्कुल देखिए, पिछले 30 सालों में किसी दलित की एक किताब, बाबा साहब को छोड़ दीजिए, 30,000 कापी नहीं बिकी है। बिल्कुल। बावजूद इसके जो मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस है दलित समाज की, उसमें धन बनाने का जो है मुद्दा बहुत नीचे है। अच्छा, वो नहीं, सोच नहीं है। सोच नहीं है। जो यहाँ के लेखक हैं, मैं दलित जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दलित चेतना के बढ़ाने वाले लोग हैं। जी जी। दूसरी बात, दलित समाज में कहीं न कहीं वो हुक्मरान बनने का एक कीड़ा काट रहा है। हुक्मरान। मैं दूसरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हूँ। जी जी। एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। जी। अमेरिका में मैं एक सेमेस्टर रहा भी हूँ। जी जी जी। ब्लैक ओबामा साहब का चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति के लिए। जी जी। ब्लैक्स ने अमेरिका पर हुक्मरान बनने का नारा कभी नहीं दिया। रख दीजिए। ब्लैक आंदोलनों में हम हुक्मरान बनेंगे, अमेरिका पर शासन करेंगे, वाइट लोग आके हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हमारा मसाज करेंगे, ऐसा ड्रीम नहीं पाला। उनका तो यही कहना था कि अमेरिका के संस्थाओं में और यहाँ की वेल्थ में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े। और ब्लैक कैपिटलिज्म का नारा 60 में आ गया उनके यहाँ। दलित मिडिल क्लास एक, आपको, खैर आप तो यंग हैं, आपके पिताजी बताएंगे, एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल। बिल्कुल आई थी, धर्मेंद्र ही मान लें। हाँ, तो मेरे उम्र के जो उस समय लोग थे, वो सारे नौजवान उसी ड्रीम गर्ल की इच्छा में जो है पलते थे। एक इस तरह का एक चेतना थी कि ड्रीम गर्ल मेरी कभी हो जाएगी। अब वो ड्रीम गर्ल बूढ़ी हो गई। ड्रीम गर्ल को प्राप्त करने वाले, ड्रीम करने वाले लोग भी बूढ़े हो गए। तो ये बताइए कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में सारी दलित पार्टियां क्या मिल करके 273 लोकसभा की सीट जीत लेंगी? चलिए 173 जीत लेंगी, चलिए 73 जीत लेंगी, चलिए 13 जीत लेंगी। अगर इसकी संभावना कम है तो आप कैसे हुक्मरान बनने जा रहे हैं? यानी कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर, जो क्लियर होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि दलित मिडिल क्लास की, अभी तो दलित मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूं, जो दलित अंडर क्लास है, जो गांव में रहता है दलित, वो बम्बई दिल्ली भाग के यहाँ वहाँ अपना बना रहा है मकान और सारा कुछ। दलित मिडिल क्लास पूरी दुनिया में हर समाज का रोल मॉडल उस समाज का मिडिल क्लास होता है। जब भारत का दलित मिडिल क्लास घट करके इतना छोटा रह जाएगा तो दलित की ताकत क्या रहेगी? ऐसा मूल आवश्यकता है। आप 1000 दलित मिडिल क्लास के लोगों का सर्वे कर लीजिए कि ये जो है भारत का इस समय दलितों का दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो उसमें से शायद 999 बोलेंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से जितना मिलना चाहिए था हमें नहीं मिला है, यह बात सही है। लेकिन जो कुछ हुआ है, जो दलित मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जो दलित मिडिल क्लास के घर शादियों में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, 100 कारें आ रही हैं, जी, ये तो सब कांग्रेस के शासन में ही हुआ है ना। तो अगर आप चलो कांग्रेस हमें आपको आप नापसंद करो, लेकिन कांग्रेस के साथ जो टक्कर है अगर किसी एक की बीजेपी से है ना, और बीजेपी और आरएसएस का यह धर्म बना लिया है कि पब्लिक सेक्टर ख़त्म करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, जो हुआ था उसे वापस लाना है, फिर प्राइवेट हाथों में देना है। फिर भी अगर दलित समाज को लगता है कि बीजेपी नंबर 1 एनिमी नहीं है, तो दलित समाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। दैट इज ए स्टोरी वेल रिटन इन एडवांस एंड आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ दलित मिडिल क्लास।
यूनिवर्सिटी की स्थिति को देखें तो खासतौर पर जो दलित और वंचित समाज है और पिछड़े समाज है उनके प्रोफेसर्स की स्थिति बहुत कम है। अभी नया डेटा आया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। मैं फिर एक सवाल, जो हमारे राजनेता हैं उन्हें हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की जो पावर है, ताकत है, जिसे कहते हैं थिंक टैंक, आरएसएस ने उन तमाम विश्वविद्यालयों को इसलिए अपने कब्जे में रखा क्योंकि वहाँ से उनके थिंक टैंकर्स निकलते हैं। और जब मैं किसी विधायक से, एमपी से बात करता हूँ कि भाई आप विश्वविद्यालय के अंदर आवाज़ उठाओ, पैसा आपका जा रहा है, आप उस क्षेत्र के नेता हो, सांसद हो, और लेकिन आपकी नुमाइंदगी नहीं है, ये अपने आप में हम कम दिमाग के तो नहीं है, हमारे नेता विजन नहीं है एजुकेशन की तरफ। देखिए, हमारे संघर्षों का जो इतिहास है जी, उसमें हमारी जब भी कोई विजय हुई है तो दिमागी लड़ाई में विजय हुई है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारी जीत हुई है। चमार रेजिमेंट ने हराया जापानीज आर्मी को कोहिमा में, और जो है अपने पुणे में जो है अपने लोगों की सेना ने हराया। हाँ, कोरेगांव में। संत रविदास ने बनारस में 5 ब्राह्मणों को सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ में हराया। बिल्कुल। और काशी नरेश अपनी बुग्गी पर बिठा के पूरे शहर में घुमाया। तो दिमाग की लड़ाई थी ना। बिल्कुल। बाबा साहब ने जो भी लड़ाई जीती है, क्या छुरे चाकू से जीती है? नहीं। बंदूक टैंक से जीती है? दिमाग से ही तो जीती है ना। तो जो आरएसएस जिसका शासन है, उनको कहीं न कहीं ये तो लगता ही है कि दिमाग से अगर लड़ेंगे तो हम दलितों से जीत नहीं पाएंगे। दिमाग से लड़ेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में अब अपॉइंटमेंट जो है एडहाक पर करो। पीएचडी जो इनको मिल रही थी वो भी कम कर दो। फेलोशिप से वो कम कर दी है। कांग्रेस ने एक साजिश के तहत राजीव गांधी फेलोशिप चालू की, शेड्यूल कास्ट के लिए चालू की। उसका फायदा उठाया, शेड्यूल कास्ट के फायदा उठाया। वो लोग सोचते हैं एक साजिश है। तो अब शेड्यूल कास्ट की फेलोशिप बढ़े, शेड्यूल कास्ट का मैंडेटरी अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटीज में हो, यह दलित मिडिल क्लास में कहीं डिमांड है? आपने कोई इस पर सेमिनार सम्मेलन होते देखा है? बिल्कुल नहीं। आपने ये जो इतना बड़ा बुक फेयर है, कोई इस तरह पर केंद्रित कोई किताब देखा है? दलित समाज में जो बेरोजगार है वो इंडिविजुअली फील करता है कि अरे यार हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन दलित मिडिल क्लास में नॉलेज की प्यास नहीं है, और सेंटर्स ऑफ नॉलेज पर कब्जा करने की कोई योजना, कोई ड्रीम नहीं है। उन्हें तो सीधे पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेना है। और जहाँ जहाँ कब्जा लोगों ने किया, अब लालू जी का देखिए, सत्ता में आए ना, एक सामाजिक क्रांति बताई गई। उन्हीं के थोड़ा पहले राजीव गांधी जी ने ये नवोदय विद्यालय बनाया। मैं समझता हूँ इतना हाईएस्ट क्वालिटी का सरकारी विद्यालय, वो जो है सेंट्रल स्कूल से भी अच्छा है, और सिद्ध करके दिखा दिया। इग्नो बनाया डिस्टेंट एजुकेशन, यानी टेलीविज़न से और मोबाइल से लोग पढ़ सकें, टेलीविज़न से पढ़ सकें। तो लालू जी ने क्या कौन सी एक योजना, कौन सा विजन लाया? चरवाहा विद्यालय, यानी भैंस का पूंछ नहीं छोड़नी है। तो क्या जो है लालू जी, नीतीश जी, मुलायम जी, यूपी में दलित जी, क्या यह ऐसा नहीं सोच सकते थे कि जो प्राइमरी स्कूल हैं या हर दलित बस्ती को एक मिनी जवाहर योजना टाइप का विद्यालय बना दिया जाए? क्योंकि ज्ञान ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दलित समाज में न तो इसकी डिमांड है, दलित नेताओं पर न तो कोई इसका प्रेशर है, और जो भी हमारे हाथ में था, जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट वाला आ रहा है लेक्चरर। बिल्कुल है। तो दलितों को
पैसे वाले जैसे पब्लिक सेक्टर है, सरकारी बैंक है, इसको ख़त्म करो तो दलितों की का जो नोट का स्रोत था वह ख़त्म हो, और विश्वविद्यालयों में हायर एजुकेशन में फेलोशिप कम करो, पीएचडी में इनको डिस्करेज करो, और पीएचडी कर भी लेते हैं तो इनको अपॉइंट मत करो। तो ये तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन दलितों में इस वजह से कोई बेचैनी या दर्द नहीं है। नहीं तो जो हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, लगभग उन नेताओं की पारी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो आज के जो नेता उभर के आ रहे हैं अभी आपके सामने, जो युवा नेता है, क्या उनके अंदर ये थॉट है सर कोई डेवलपमेंट करें? देखिए, युवा नेता के नाम पर तो अखिलेश यादव जी हैं, और उधर लालू जी के बेटे हैं, इधर चंद्रशेखर हो गए ये। हाँ। इन लोगों को इन सवालों पर बातचीत करते कभी देखा है? नहीं देखा। ये क्यों? ये भी वही फॉलोअर्स चाहते हैं कि हमारे एक फॉलो हो, नारे लगाएं, सवाल ना करें, बस ये है। ये लोग एक्चुअली अंबेडकर को समझने में सक्षम नहीं है। मुझे इतनी दिक्कत होती है कई बार अंबेडकर की पंक्तियों को पढ़ने के लिए, मुझे देखना पड़ता है मोबाइल पर, उसका मीनिंग देखना पड़ता है। इन लोगों को बगैर अंबेडकर को पढ़े ही अंबेडकर के बारे में सारा ज्ञान आ गया है, पर इतना ज्ञान नहीं आया है कि दलितों में से पूंजीपति बने, दलितों में से प्रोफेसर बने। क्या 15 दलित एमपी राज्यसभा लोकसभा के मिला के सिर्फ 15 बाहर पार्लियामेंट के लोग तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं ना। हमारे कितने वाइस चांसलर हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं? नहीं है। प्रोफेसर्स की 1500 जगह खाली हैं, तो इसको क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो? कभी इस तरह से देखा है? नहीं देखा। तो इसलिए दलित समाज की जो लीडरशिप है, वह मैं कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। निशाना साध रहे हैं आप। हाँ, मतलब कि ये वो चरवाहा विद्यालय के इन्वेंटर थे, तो ये लोग गोबरावा विद्यालय निकाल देंगे। उसी लेवल का चिंतन है, और हम लोग उनको चुनकर भेजते हैं काउंटर कर सके उनके डिसीजंस पर, अपना डिसीजन खड़ा कर सके। अपना एक सिद्धांत। अरे सवाल तो कहो, ये किसने आपके मुंह को पकड़ रखा है यह पूछने में कि कृपया बताएं कि विश्वविद्यालयों में इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने एसोसिएट प्रोफेसर, इतने प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली है, आप इसको क्यों नहीं भर रहे हैं? अरे एक बार तख्ती लेके खड़े तो हो जाओ। अगर आपको पकड़े जाने का डर है तो वो लगा लो, मास्क लगा लो, या बुर्का पहन लो, या जैसे पहले गांव में जो चोर और लोग होते थे हम लोगों के समय, ऐसे मुंह पर बांधते थे, उसका नाम है कुछ, क्या था नाम भैया? गलमुच्छा। वहाँ पर भोजपुरी में बोलते हैं गलमुच्छा, ताकि लोग समझ सके कि फलाना चोर जा रहा है। तो ये मास्क लगा लें, मास्क छोटा पड़ रहा है तो गलमुच्छा लगा लें, और नहीं तो बुर्का पहन लें, और ये बोलें कि इस देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी दलितों, आदिवासियों पर हजारों सालों से इतना सितम, इतना जोर जुल्म हुआ है, पढ़ाई रोकने के लिए इतने इनके लिए पहाड़ खड़े किए गए, आज संविधान की वजह से ये आज़ादी मिली है। तो क्यों हमारे समाज के लोगों की प्रोफेसरशिप और एसोसिएट प्रोफेसरशिप और लेक्चरशिप की पोजीशंस क्यों खाली हैं? क्यों हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है? क्यों हमारे वाइस चांसलर्स नहीं हैं? आप ये बताइए, इतनी सी बात अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दलित समाज का फ्यूचर 2050 तक क्या है? लोग हमसे कहते हैं कि आप डरवा रहे हैं। अरे हम डरवा नहीं रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं। हाँ, हम सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल है। पर मेरी बात को न तो दलित समाज मानता है, दलित कैपिटलिज्म के नाम से भड़क जाते हैं लोग। जिस तरह से हमारे राजनेता जो हैं दलित जो राजनीति करते हैं कि इस बार तो हम पीएम बना देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ। तो ये मुगालते में हैं। हाँ, तो अब आप बहुत अफसोस होती है कि दलित समाज
अपनी डूबती जहाज में कितना पानी आ गया है इसको मेजरमेंट नहीं कर रहा है। और समय जा रहे हैं, चला जा रहा है और दलित समाज के लोग रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही है। बस 2 वाक्यों में इस समाज का आप चित्र खींच सकते हैं। कैपिटलिज्म में आपने शुरुआत में मैंने आपसे बात कही, ये भविष्य है हमारा। अगर हम काम धंधे उद्योग में आगे आए, जैसे कि मेरे जो दादा और नाना जूती बनाते थे और मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैं जिस जमात से आता हूँ उस जमात की मेरे वही उद्योग करने का अधिकार था उस समय, जबकि किसान भी थे वो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम स्किल्ड होते और भी ज़्यादा तो शायद आज हमारे एक बड़ी फैक्ट्री होती। हमने अपने जो मूल काम को, जो हमारे हम स्किल्ड थे, वो काम छोड़ दिया, या हमें आसपास के जो चतुर्वर्णी व्यवस्था के सोच थे उन लोगों ने कहा कि ये काम छोटा है, आप छोड़ दीजिए, और दूसरी जमात ने उस काम को पकड़ा और आज वो बड़े उद्योगपति हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम धंधे की तरफ भी लौटना पड़ेगा, एक स्किल्ड होकर। जी देखिए, दलित समाज को तो एक बात पहले समझ लेनी चाहिए कि आपकी सरकारी नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपके रिटायरमेंट के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी आपके बच्चों को मिल जाए। 100% नहीं मिल सकती। बिजनेस में अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके बच्चों को आपका बिजनेस का मालिकाना मिल जाएगा, सेठ बन जाएंगे आप। हमसे लोग पूछते हैं देश विदेश में कि प्रसाद जी बताइए जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म होगी। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा ये लक्ष्य था। एनिलेशन ऑफ कास्ट देखिए यहाँ पर भी बिक रही है। तो बाबा साहब ने तो जो रास्ता दिखाया दलितों को, जब 1942 में वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल हुए जी, तो उन्होंने दिखाया पहला काम फ्रीशिप, फीस नहीं लगेगी, दलित बच्चों की फ़ी नहीं लगेगी। दूसरा स्कॉलरशिप, तीसरा सरकारी नौकरियों में आरक्षण, चौथा नौकरी लेने के लिए इंटरव्यू जब देने आते हैं दलित बच्चे कैंडिडेट्स तो उनको घर से आने जाने का 2nd क्लास के ट्रेन का किराया। जी। तो लोग पूछते हैं बाबा साहब, उसके वजह से आज बहुत सारा तब्दीली आ गई कि दलित लोगों के शादियों में कार पार्किंग की समस्या हो जाती है। लोग पूछते हैं आप बताइए कैसे ख़त्म होगा। मैंने कहा जिस दिन लाखों लाख दलित सवर्ण समाज के बच्चों को जॉब देने वाले बन जाएंगे, बिल्कुल। जब करोड़ों करोड़ लोग दलित सीईओ से चेक हासिल करेंगे, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट ऑर्डर इन दिस कंट्री। तो क्या ये संभावना है, पूरी हो सकता है अगर हम इस और प्रयास करें? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिल्ली में ही मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 लोगों के पास मर्सिडीज है। बिल्कुल है। हाँ, जो जीरो से हीरो बने हैं। एक किताब है इनका जो है परिहार साहब की, कौड़ी से करोड़पति। कौड़ी से करोड़पति। हाँ, ये देखिए यहाँ पर कितने लोग इतने बड़े बड़े, पर हमारे यहाँ तो पहला लक्ष्य IAS बनना है और नेता बनना है, और नेता बनना है, हुक्मरान बनना है। जबकि और हर एक की एक फिक्स है तादाद, इतने MP बन सकते हैं आप, इतने MLA बन सकते हैं, इतने IAS, इतने PCS, इतने IPS, पर बिजनेसमैन बनने का कोई संख्या नहीं फिक्स्ड है। जमीन बेचकर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो छात्र संघ चुनाव में, जिन्होंने 25, 30, 50 लाख की जमीन बेची, छात्र संघ चुनाव में खड़े हुए और हार गए। ये उनका दिमाग था। मैंने कहा भाई पढ़ लिख लो या बिजनेस कर लो। तो आप देखिए ये स्थिति है, उन्हें 200-400 वोट मिले, नहीं हमें तो छात्र संघ अध्यक्ष बनना है, उसके बाद विधायकी की टिकट लेनी है। बस इसी तरह से एक तरह का दलित समाज नशे में आ गया है। अभी आखिरी वाक्य में कहना चाहूँगा, जी। आज पूरे भारत में कुछ ट्राइबल एरिया छोड़ दीजिए, दूर दराज बच्चे आजकल हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। हमारे बचपन में सारे बच्चे घर पैदा हुए थे। वैसे तो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट आई, वैसे ही आने वाले 10 सालों में बारात लोगों के घर पे नहीं जाएगी, मैरिज होम में जाएगी। जारी है ना, लगभग एक बहुत बड़ा तबका मैरिज होम में ही कर रहा है। हाँ, तो जहाँ शहर जयपुर से 50 किलोमीटर आगे जहाँ कोई शहर नहीं है, शहर सड़क के किनारे जगह खरीद लेनी चाहिए, खेत अपना कहीं और खेत है बेच दीजिए और मैरिज होम कन्वर्ट कर दीजिए। 10 साल में
अगर आपको 100 भी शादियाँ मिल गई तो आप कितना पैसा कमा लेंगे। तो पैसा समाज में बह रहा है, से अम्बेडकर वादियों इसको पकड़ो। बिल्कुल। मैं लास्ट में फिर चाहूँगा कि आपने ये किताब लिखी व्हाट इज़ अम्बेडकरिज्म, इसमें क्या है ऐसा विशेष जो आप बताना चाहेंगे? मैं देखिए मेरा काम केवल पढ़ना लिखना है जी। और मुझे लगता है कि दलित समाज अम्बेडकर बाद से अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते से भटक गया है। भटक गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समाज ने फिलॉसफिकल लेवल पर रिजेक्ट कर दिया है। वह उनको मानता है लेकिन उनकी नहीं मानता। हाँ, उनकी विचारों की वह जो है अवहेलना करता है। इस पर कोई अलग से ही सेशन होगा, कल परसों कर सकते हैं। हाँ, और थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत आपको बधाई कि आप जर्नलिज्म में PhD किए हैं। पहली बार मुझे कोई दलित ऐसा मिला। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चंद्रभान प्रसाद इस दुनिया के बहुत बड़े चिंतक हैं, हर विषय पर आप उनसे बात कर सकते हैं। और सीधा सवाल उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है ख़ास तौर पे वो अपने स्थिति के बारे में एनालाइज खुद करें। उसके तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दों के बारे में उन्होंने बात करी, अगर आप उस पर एनालाइज नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।